हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। पहला वनडे टीम इंडिया जो है वो हार गई। अब दूसरे वनडे में जो है जबरदस्त तैयारी इंडियन टीम कर रही है, क्योंकि आपको पता है भाई 3 वनडे मैच की सीरीज है, करो या मरो की सिचुएशन जो है वो टीम इंडिया के लिए आ गई है। बड़ी बुरी सिचुएशन होती है, मगर अब आ ही गई है, तो इसका क्या किया जाए? इसका यही किया जा सकता है कि आप अपनी तैयारियां जो हैं वो दुरुस्त रखें। वो इंडियन टीम ने एडिलेड में जाके जो है वो जबरदस्त तैयारी की है। किस तरीके से की है वो सारी अपडेट आपको देंगे। एडिलेड में क्या रिकॉर्ड है इंडियन टीम का वो आपको बताएंगे। रोहित शर्मा ने थोड़ी सी एक मास्टर क्लास सी ली है शुभमन गिल की, उसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मगर शुरुआत जो है वो प्रैक्टिस सेशन के अपडेट के साथ करते हैं। एडिलेड वनडे से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जमकर एडिलेड में बहाया पसीना। 23 तारीख को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा वनडे मैच। 3 मैच की सीरीज में 0-1 से टीम इंडिया पीछे हो गई है। दबाव में इंडियन टीम है और एक मैच और जीतते ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगा। तो करो या मरो की सिचुएशन जो है वो आ गई है, इसलिए बैटिंग पर जो है वो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले वनडे में बैट्समैन जो है वो कुछ खास जो है वो नहीं कर पाए थे। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, एक बार एडिलेड में रिकॉर्ड भी जो है ना वो आपको दिखा देते हैं, किस तरीके का इंडियन टीम का रिकॉर्ड है। दिखाएं जी, एडिलेड में रिकॉर्ड दिखा दें। अभी तक भारत ने किया क्या? 15 वनडे मैचेस यहाँ पर खेले, 9 जीते, 5 हारे, एक मुकाबला जो है वो टाई यहाँ पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 वनडे मैच खेले, 2 जीते हैं, 4 हारे। मगर इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले दोनों मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में टीम इंडिया ने खेले उसमें जीत हासिल की थी। वन ऑफ दोज ग्राउंड है सर जो इंडियन टीम को रास आता है, जहां पर बाउंस, तेजी कहा जाता है कि वैसी नहीं होती जैसी मतलब अगर कंपैरेटिवली दूसरे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों में देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत एशियन टाइप कंडीशंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बहुत सारे इंक्लूडिंग विराट कोहली ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडियन टीम ने भी ठीक ठाक यहाँ पर किया हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए अच्छा बाउंस बैक होगा पहले वनडे में जिस तरीके से हारे। अब बिल्कुल, और पहले वनडे में जिस तरह से हारे कुणाल, उसकी वजह मैं किसी स्पेसिफिक मैदान से ज़्यादा वो जो बल्लेबाजी में आपको शुरुआत में झटके लगते गए बैक टू बैक और उससे आप संभल ही नहीं पाए। मतलब पूरी आपकी आधी टीम जो है पवेलियन लौट गई और उस वक्त तक स्कोर ऐसा था कि लग रहा था कि मतलब मैच आप वहीं पर हार गए थे। तो अब जब आप एडिलेड में जाएंगे, जैसा आपने कहा, थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस होंगी। दूसरा मुझे लगता है कि आपसे एक्सपेक्टेड भी है ये। आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग की टीम है भारत, और जो फर्क है, मतलब अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 की टीम में फर्क देखेंगे, वो फर्क बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। अगर आप रेटिंग पॉइंट की बात करेंगे, 122 रेटिंग पॉइंट है इंडिया के, और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसके 109 पॉइंट है। 13 पॉइंट का फर्क है, वो फर्क दिखाई देना चाहिए। और 3 मैचेस की सीरीज में हमेशा ये होता है कि जो टीम पहला मैच जीतती है उसका वो थोड़ा उसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन जब आप भारतीय टीम से खेल रहे हैं, जिसके रेटिंग पॉइंट का मैंने जिक्र किया, जिसकी रैंकिंग का मैंने जिक्र किया, तो फिर वो पिछले मैच की हार का बैगेज आप जितनी जल्दी उतारेंगे, पिछले मैच में टॉप ऑर्डर के फेल्योर का बैगेज आप जितनी जल्दी उतारेंगे, वो आपको फायदा करेगा। प्लस जो चीजें आपने कही कि मैदान आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर सूट करता है, तो यहां पर वापसी करनी ही चाहिए, वरना सीरीज आपके हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल जी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना कि भाई पिछले मैच में क्या था, वो शायद यहाँ पर भी वेदर कंडीशंस उस किस्म की हैं, बारिश वाली। अब उसमें क्या होता है कि भाई जो टीम टॉस जीत जाती है वो वैसे ही एज ले जाती है। ओवरकास्ट कंडीशन, पर्थ का मैदान, उस तरीके की तेज पिच, आपके बॉलर जो पहले बॉलिंग करेगा वो एज तो ले ही जाएगा ना, वो मुश्किल में तो डाल ही देगा। अब वो वहाँ पर आपने टॉस जो है वो नहीं जीता तो फिर हो गया काम। अब टॉस तो खैर हाथ में नहीं होता है, इनको आपको काउंटर किसी ना किसी तरह करना ही पड़ता है। चलिए जी, मगर प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की गई है। 1 घंटा शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा लगे रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, और एक साथ बराबर नेट्स के अंदर। अब रोहित शर्मा ने इस बीच क्या किया, भाई शुभमन गिल की उन्होंने बैटिंग देखी, रुक गए, बैटिंग करते करते बैटिंग देखी और कप्तान को बुला लिया फिर कि भाई आओ, ठीक है। और गिल को पहली बार जो है गिल एडिलेड में वनडे मैच खेलने जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर जो है उनको कुछ टिप्स दिए। पिछले मैच में शुभमन गिल ने 10 रन बनाए थे, एक भी मैच एडिलेड में खेला नहीं है। रोहित शर्मा एक्सपीरियंस्ड है, उनके कप्तान भी रहे हैं, 6 मैचेस एडिलेड में खेल चुके हैं। कुछ टिप्स दिए जिनको वो फिर प्रैक्टिस में आजमाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। इसी तरीके का नज़ारा पर्थ में भी देखने को मिला था, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ विराट कोहली शुभमन गिल को समझा रहे थे, यहाँ पर रोहित शर्मा ने जो है वो उनको समझाया है। सर अब अगर कोई ये खबर मतलब ऐसे ही देखेगा ना, मतलब तो उसको लगेगा कि पहले तो अपना ही देख लो अब, ठीक है। मतलब उसको समझाने का तो अब उसका तो खैर टाइम आ गया है, मगर ये है कि चलो अच्छी बात है, ये एक अच्छा माहौल है जहाँ पर आप कम से कम उससे बात कर पा रहे हो, नए कप्तान से उसको समझा पा रहे हो, वो उसको रिसीव कर पा रहा है और उसको फिर प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई चलो इन्होंने समझाया है कुछ सोच समझ के, मतलब कोई इश्यूज नज़र नहीं आते इंडियन टीम के अंदर। और जब इश्यूज नहीं है ना तो फिर आपकी गाड़ी भी ट्रैक पे आ ही जाती है सूनर और लेटर।
बिल्कुल सही बात है। और जो आपने कहा ना कि पब्लिक परसेप्शन ये हो सकता है, एक आम आदमी ये कह सकता है कि भाई पहले अपना तो देख लो, अपने से रन नहीं बन रहे हैं और चल दिए तुम सिखाने। लेकिन जो बड़ा फर्क है कुणाल इन दोनों चीजों में वो ये है, जैसा आपने भी कहा कि वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली का मन कर जाए, आज मतलब अभी इस वक्त जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं खेलना जी अब वनडे क्रिकेट, वो आज संन्यास लेंगे, आज लौट के आ जाएंगे इंडिया वापस, तब भी वो उतने ही बड़े खिलाड़ी रहेंगे जितने बड़े खिलाड़ी वो थे। जो कुछ उन्होंने अचीव करना था वो कर चुके हैं, उनके पास है, उनके शोकेस में सारी जो उपलब्धियां हैं वो रखी हुई हैं। बिल्कुल। शुभमन गिल को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो अगर मैं खुद से आगे बढ़कर आपको बता रहा हूं कि भाई देखो, तुमको अगर अपनी बल्लेबाजी में ये 19-20 ये सुधार कर लोगे तो तुम बेहतर खेल सकते हो। सुनना चाहिए, एक समझदार खिलाड़ी सुनता है। और अच्छी बात यह है कि वो स्पेस पूरी टीम में एक दूसरे के पास है। मैंने सुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा और मेरे बीच कुछ भी नहीं बदला है, हम जैसे थे हम बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। और एक खिलाड़ी जो अपने एक लंबे सफर को शुरू करने की चाहत के साथ निकला है। भाई आज शुभमन गिल के सपने क्या होंगे? अब यही तो, अब इंडिया के लिए खेल लिया, कप्तानी मिल गई, तो अब सपना क्या होगा? अब सपना यही होगा ना कि वो ग्रेट प्लेयर बने। क्योंकि कप्तानी मिलने के बाद एज सच तो क्या है भाई, आप खराब खेलोगे, कप्तानी चले जाओ, कप्तानी चली जाएगी, आप ड्रॉप हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, लेकिन मिल तो गई ना। जब भी कैप्टन्स की लिस्ट लिखी जाएगी इंडिया के, वहां पर शुभमन गिल का नाम तो अब लिखा ही जाएगा, वो कोई डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन वो कब तक लिखा जाएगा, कितने समय तक लिखा जाएगा, कितनी उपलब्धियों के साथ लिखा जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह की बात सुने, समझें और सीखें, ना कि आप ये सोचें कि यार इनसे तो रन नहीं बन रहे, ये मुझे क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल जी, वैसी फीलिंग नहीं है। ये तो इन्हीं को देख के ही शुभमन गिल बड़े हुए हैं। वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो खुद ही जब मतलब सीख रहा था तो मैं इन जैसा ही बनना चाहता था जैसे ये लोग हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। अब विराट कोहली पर आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। कोई भी मैदान हो विराट कोहली की बात ना हो, और एडिलेड का मैदान हो और विराट कोहली की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विराट कोहली पर जो है वो एडिलेड में सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। उनके फेवरेट मैदानों में से एक है, पसंदीदा मैदानों में से एक है। एडिलेड में 4 वनडे मैच उन्होंने खेले हैं, 2 शतक लगाए हैं, 244 रन उनके नाम है। और एडिलेड में विराट कोहली के वनडे में जो औसत है ना, अभी हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो वो 61 का है, 61 का। पर्थ में वो खाता तक नहीं खोल पाए थे, और ऐसा पहली बार हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया में वो खाता नहीं खोल पाए हों। एडिलेड में अगर ऑल टुगेदर देखा जाए, ऑल फॉर्मेट्स में, तो 5 इंटरनेशनल शतक जो है वो विराट कोहली यहाँ पर लगा चुके हैं। साफ है सर, ये 5 इंटरनेशनल शतक 2 ओडीआई क्रिकेट के अंदर, कि ये मैदान उनको रास आता है। इस मैदान पे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और अब जो ये पीरियड है, मतलब अब इसको लीन पीरियड भी नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली आप खेल नहीं रहे हो ना, तो आप एक भी मैच में फ्लॉप होते हो ऐसा लगता है लीन पीरियड है, ठीक है, मगर वो लीन पीरियड भी नहीं है। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह में भी। इट्स मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है वो एडिलेड के अंदर ही वो पारी आ जाए। बिल्कुल। और जो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा सूट करता है उनको ये फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट विराट कोहली के लिए या फिर रोहित शर्मा के लिए 50 ओवर का फॉर्मेट, मतलब एक जिसको हम मतलब कहावतों की भाषा में कहते हैं ना कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए वो उस तरह का केक वॉक है। हाँ, बाकी बात आपने बिल्कुल सही कही कि चूंकि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो अगर एक मैच में भी नहीं चले तो लगता है कि यार इनसे तो रन ही नहीं बन रहे। लेकिन फिर इसमें एक चीज और भी है कुणाल, ये एक फॉर्मेट खेलते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कल हुआ है या परसों हुआ है, अब इसको समय हो गया है भाई। चलिए मान भी लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से आपका संन्यास जो है वो प्लान्ड नहीं था और आपको गिवन सर्कमस्टेंसेस में लेना पड़ गया, मान लेते हैं, लेकिन अब उसको भी 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो आप अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली, जिनका अपना करियर 1.5 दशक का है, 15-17 साल का करियर है, वो अगर इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो ये समझ पाए कि अब उनको सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलना है और यहां पर हर एक इनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि उनके करियर पर कोई सवाल कर रहा है, या इसलिए नहीं कि उनको संन्यास के लिए पूछा जाने लगेगा, या किसी भी वजह से नहीं, लेकिन हाँ, टीम के लिए उनकी इनिंग्स इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में नहीं चले थे, ग्राउंड ये उनके लिए बड़ा पसंदीदा है, जैसा आपने भी कहा। दूसरा, ये फॉर्मेट उनको सूट करता है। मुझे लगता है दोनों में से इस मैच में आप दोनों किसका पहले आएगा, लेकिन कम से कम आप मान के चलिए कि एक अच्छी इनिंग आपको इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज की देखने को मिलेगी, 100% श्योर शॉट। बिल्कुल जी, बस बात वही है कि ना, अब जब एक फॉर्मेट आप खेलते हो ना, तो वो आकाश चोपड़ा भी बोल रहे थे ना कि फिर आपको ऐसा लगता है कि यार 3 चांसेस थे, एक गया, अब 2 ही बचे हैं, अभी दोनों में से कोई एक में तो अच्छा करना है मेरे को। तो वो प्रेशर जो है ना, वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकली माउंट होने लगता है, क्योंकि आप बहुत सारा खेल नहीं रहे हो, तो आपको वो प्रेशर जो है ना, वो फील हो या ना हो, वो उसका थोड़ा सा टेक केयर यहाँ पर करना पड़ेगा। दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो देखते हैं कि क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए जी, अब आर अश्विन, उन्होंने एक सलाह दी है गौतम गंभीर को
मतलब हेड कोच को उन्होंने एक सलाह दी है, वो थोड़े से निराश भी हैं और थोड़ा सा सलाह के साथ साथ थोड़ा कटाक्ष भी कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली बोला है मैं आपको बताता हूँ, और वो चाहते हैं कि भाई एडिलेड में जो है थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हों, उस पर भी बात कर लेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि टीम में नीतीश रेड्डी के साथ 2 स्पिनर क्यों खेल रहे हैं, वो बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं क्योंकि अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन बड़े मैदानों पर अगर कुलदीप पूरी आज़ादी से गेंदबाजी नहीं कर सकते तो वो कहाँ खेलेंगे, और ओवर स्पिन भी होगी जिससे उन्हें ज़्यादा उछाल मिलेगा। आपको कितने ऑलराउंडर चाहिए, आपके पास पहले से ही 3 हैं। नीतीश के टीम में होने के बाद भी अगर आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को नहीं खिला सकते तो ये हैरान करने वाली बात है। पॉइंट तो है भाई, आपने अक्षर पटेल को ले लिया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया। अक्षर पटेल तो बेसिकली एक कंटेनर बॉलर है जो कंटेन करता है, जो बांध के रखता है। वॉशिंगटन सुंदर उतने अटैकिंग बॉलर नहीं है जितने विकेट टेकिंग बॉलर कुलदीप है। अब आप अगर यही देखते रहोगे कि भाई हमारी बल्लेबाजी डीप हो जाए, बल्लेबाजी डीप हो जाए, डीप हो जाए, क्या उस बल्लेबाजी ने आपको बचा लिया पर्थ के अंदर? वो नहीं बचा पाए। तो आपको कम से कम वो बॉलर्स तो खिलाने पड़ेंगे ना जो विकेट टेकर्स हैं, जो कहीं पर भी विकेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप जब टीम बनाते हैं कुणाल, तो हमेशा आप टीम जीतने के लिए बनाते हैं। आप ये सोचकर नहीं बनाते कि अगर खराब हो गया तो, और फिर जैसा आपने कहा अगर खराब हो भी गया तो क्या हुआ, क्या एक बल्लेबाज ने 8वें नंबर के आपको बचा लिया? नहीं। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे इस तरह के जितने मेजॉरिटी, अगर 100 मैचेस का एक मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लिया जाए, 100 मैचेस में मान लेते हैं कि 10 मैचेस में बल्लेबाजी आपकी खराब हो गई, 90 मैचेस में आपकी ठीक, खराब से मतलब कोलैप्स कर गई बल्लेबाजी, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर नहीं चला। उन 10 मैचेस में से भी एक मैच ऐसा होगा जहां पर आप पाएंगे कि 7वें 8वें नंबर का बल्लेबाज टिक कर आपके लिए एक रेस्पेक्टेबल स्कोर जोड़ देता है, फिर आप उस पर जीत जाते हैं। तो क्या 100 मैचेस के आंकड़े को जो हमने उदाहरण के तौर पर लिया था, उसमें से आप एक मैच के लिए टीम चुनेंगे या आप 99 मैच के लिए चुनेंगे? 2 तरह की बातें नहीं चल सकती हैं। एक तरफ आप कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एक तरफ आप कहते हैं कुलदीप हमारे विकेट टेकिंग बॉलर हैं। कुलदीप को अभी आपने देखा जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी टेस्ट में रही या वनडेज में रही, हमने देखा है। आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आपको एक गेंदबाज चाहिए जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव में से हर मैच में, जिसके पास मर्जी चाहे जैसा विकेट हो, मर्जी चाहे विरोधी टीम कोई हो, मर्जी चाहे बैट्समैन कोई हो, विकेट लेने की काबिलियत हो। यानी उसके पास उसके कोटे की हर गेंद ऐसी हो जिस पर विकेट गिर सकता है, जिसको हम विकेट टेकिंग एबिलिटी कहते हैं या विकेट टेकिंग डिलीवरी कहते हैं। वो हर गेंद 1 ओवर की 6 की 6 गेंद ऐसे फेंके, हो सकता है मान लेते हैं हाइपोथेटिकल है, लेकिन मान लेते हैं उन 6 की 6 गेंद पे छक्के पड़ गए, लेकिन वो 7वीं गेंद भी ऐसी फेंके कि वो विकेट ले सकती हो। यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं। बिल्कुल जी, प्लेइंग 11 में ना जो बदलाव देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि जो पिछला प्लेइंग 11 था वो प्रॉबेबली थोड़ा सा ना वर्क करता हुआ नजर नहीं आया। देखते हैं बदलाव, मगर बहुत हाईली लाइकली है कि आपको ये बदलाव जो है ना देखने को मिलेगा। कुलदीप यादव की एंट्री देखने को मिलेगी। बल्लेबाजों की वजह से पिछला ओडीआई जरूर हारे, मगर गेंदबाजों ने भी कुछ विकेटें तो निकाल नहीं पाए उनकी ना, तो यहाँ पर वो दबाव बनाने के लिए आपको वो विकेट टेकर बॉलर्स चाहिए। चलिए जी, एक तरफ इंडियन टीम क्या करेगी, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करेगी, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम में बदलाव तय है। क्यों? क्योंकि उनके 2 अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो टीम से जुड़ गए। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम से जुड़े 2 खिलाड़ी, एलेक्स कैरी और एडम जैम्पा, ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ गए। जैम्पा पारिवारिक कारणों के चलते, उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग थी, तो इसीलिए जो है वो पर्थ में नहीं खेले थे। कुनिमन की जगह जो है जैम्पा को प्लेइंग 11 में का खेलना तय, क्योंकि कुनिमन को घर भेज दिया गया है। जॉश फिलिपी की जगह एलेक्स कैरी को जो है यहाँ पर मौका जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल मजबूत ही किया है सर 2 खिलाड़ियों ने और आके इसके अंदर, इसमें और क्या कहें। और वैसे ऑस्ट्रेलियन टीम अपने ग्राउंड में मजबूत होती ही है, एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन टीम जिसमें बड़े बड़े नाम का उतना जिक्र ना भी हो तो भी, मगर इन दोनों नामों के आने से वो और मजबूत होंगे। मिच मार्श पे थोड़ा सा वजन और कम होगा, उनके पास ऑप्शंस थोड़े से और ज़्यादा होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई परेशानी नहीं है, वो मैच हार भी जाएंगे तो कुछ होना नहीं, फिर तो तीसरे पे बात जाएगी। दबाव तो इंडियन टीम पे होगा फ्रॉम बॉल 1। बिल्कुल होगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया मजबूत ही हुई है, ऑस्ट्रेलिया दरअसल अपने प्लान ए पे लौट आई है। होता यह है अमूमन कि आपको प्लान ए के फ्लॉप होने के बाद प्लान बी पे जाना होता है, या किसी वजह से डिरेल हो गया आपका प्लान, तो वो जो प्लान ए था प्लेइंग 11 को लेकर, उसमें अगर आप देखें एडम जैम्पा, एलेक्स कैरी दोनों की जगह बनती है। अचानक दोनों ही अलग अलग वजहों से नहीं खेल पाए, तो आप प्लान बी के साथ पहला मैच खेले, प्लान बी के साथ पहला मैच खेल के आपने भारत को हरा दिया, अब आप प्लान ए पर आ गए हैं। तो अब आप प्रॉपर आपका जो
एक्सपेक्टेशन है वो आपसे अब ज्यादा होगी कि अब हम जो है जीतेंगे ही जीतेंगे और हम दूसरा मैच जीत के सबसे पहले सीरीज अपनी सील कर लेंगे। यही चैलेंज है भारतीय टीम के सामने। 3 मैचेस की सीरीज में होता यही है जनरली कि जो पहला मैच जीतता है फिर वो उसको साइकोलॉजिकल एज भी रहता है, क्योंकि आप दूसरे मैच, अब आप वही जो आपने शुरुआत में शो में कहा था ना, करो या मरो वाली सिचुएशन में है। और दुनिया का कोई भी खेल हो कुणाल, वो खेला जाता है आपके मेंटल टफनेस से। अगर आप इस मेंटल टफनेस के साथ जाएंगे कि हाँ अभी 2 मैचेस हैं, अगर हम दोनों जीत गए तो हमारी सीरीज है, या अगर आप इससे जाएंगे कि हाय राम अगर हम पहला हार गए, अगर हम ये भी हार गए तो फिर आप मान लीजिए कि आप हार जाएंगे। मैं हमेशा जब बड़ी टीमें खेल रही हूं, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंडिया इंग्लैंड खेल रही है, इंडिया न्यूजीलैंड खेल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव का वो बयान इतना जबरदस्त था। उन्होंने उसमें कहा था, माफ कीजिए, श्रेयस अय्यर का बयान था उसमें आईपीएल के दौरान। उन्होंने कहा था कि हर टीम जब बनाई जाती है ना टेबल पे ऑक्शन के दौरान, हर टीम में वो काबिलियत होती है कि उसके खिलाड़ी जीत सकते हैं। सवाल जो रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट इस बात पर आता है कि एक टीम के 11 में से कितने ज्यादा खिलाड़ियों में जीत की भूख है। तो कोई एलेक्स कैरी, कोई एडम जैम्पा, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, आ जाए, अगर भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में से मान लेते हैं सभी के में वो एक सेम किस्म की इंटेंसिटी है, एक सेम किस्म की भूख है इस मैच को लेकर, आप इस मैच में जीत हासिल करेंगे। नहीं तो फिर मजबूत हो ही रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड में मुकाबला 23 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां अच्छी साख पर जो है ना, दाव पर जो है टीम इंडिया के लिए सीरीज लगी होगी। इस मुकाबले से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर अब इससे अलग एक बात करते हैं। एक विवाद है, आपको पता है, ये एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर उस पर एक अपडेट आया और ये ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल आया है कि बीसीसीआई ने, दिखा दें, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ईमेल भेजा है। अभी तक जो बातें थी वो मीडिया के थ्रू थी या जैसे भी थी, बयानबाजी करके थी। अब ये है कि भाई ईमेल ऑफिशियली भेजा गया है और एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर खुली चेतावनी दी गई है उस लेटर के अंदर, ईमेल के अंदर। ट्रॉफी ना लौटाने पर बीसीसीआई कड़ी कार्रवाई करेगी, ये बताया भी गया है। बीसीसीआई सचिव ने ये कहा है कि भाई जवाब अगर नहीं आया या फिर नेगेटिव में आया तो इस सूरत के अंदर फिर आईसीसी को लेटर लिखा जाएगा, ईमेल लिखा जाएगा, वहां पर बात की जाएगी। बेसिकली एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई प्रोसेस है एक। अगर आपको मोहसिन नकवी के खिलाफ केस बनाना है तो फिर आपको आईसीसी में शिकायत करनी पड़ेगी, भाई ये नहीं दे रहे, हमने इनको कई बार बोला। फिर आईसीसी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाएगी, अगर दोषी पाए गए तो फिर एसीसी के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस वोट पास करके जो है मोहसिन नकवी को हटाया जा सकता है। बेसिकली अब उस प्रोसेस पे काम शुरू हो गया है। अब उस पे काम शुरू हो गया है कि भाई जो सोचा गया, जो रणनीति बनाई गई, अब उसको अमली जामा पहनाने का जो है ना वो काम शुरू हो गया है। ठीक है, अगर बात समझ आ गई हो, थोड़े दिनों के अंदर थोड़ा दिमाग खुल गया हो, अब तो 28 सितंबर से लेके अभी तक इतना टाइम हो ही गया, तो ठीक है। नहीं समझ में आई होगी तो फिर तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और कुणाल, याद कीजिए हम लोग लगातार जब इस पर शोज कर रहे थे, 2 बातें मैंने हमेशा कही थी कि इस बार बीसीसीआई ने सोच लिया है कि अब इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और खासतौर पर उसके जो ये मुखिया हैं मोहसिन नकवी, उनको सबक सिखाना है। और उसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब भारतीय कप्तान को आपके स्टूडियो में बैठकर बदतमीजी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उनके नाम को लेकर। तो ये अब इसके बाद एक तरीका है, जैसे आपने कहा प्रोसेस क्यों जरूरी है? प्रोसेस इसलिए जरूरी है कि मान लेते हैं मेरे और आपके बीच झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो ऑब्वियसली कुछ आपने कहा, कुछ मैंने कहा, आप हाथापाई भी हो गई, चलिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। आप यहां से तुरंत भाग के चले गए पुलिस के पास और आपने कहा कि साहब मुझे जो है मेरा झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ वैसा। पुलिस ने कहा सबूत तो लेकर आओ, कुछ बताओ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल करो। मैं अभी अपनी डिटेलिंग कर रहा हूं, मैंने अपनी पूरी डिटेलिंग कर ली, मैंने पूरी केस हिस्ट्री बनाई, उसके साथ 50 फोटो लगाए कि ये देखिए ऐसे हुआ ऐसे हुआ, 4 उसके साथ रेफरेंसेस जोड़े। थोड़ा समय लगता है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ यही काम नहीं है बीसीसीआई के पास, ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा हो कि इतना समय क्यों लग गया भाई, महीने भर होने को आ गए, यही काम नहीं है। बहुत सारे जरूरी काम है, टीमों के आवागमन से लेकर टीमें जाती हैं आती हैं, खिलाड़ियों के टिकट से लेकर सब कुछ यहाँ सब कुछ खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चोट लगी तो खुद से जाओ इलाज कराने। तो अब वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए जो पेपर वर्क करना था, यानी आपके पास, मैं जज हूं, मेरे सामने फाइल आए तो उसमें सब कुछ जो है इतनी करीने से लिखा हुआ और इतनी करीने से उसका विस्तार दिया गया हो कि मुझे फिर पूछना ना पड़े, फिर मैं सीधा फैसला लूं और बता दूं कि हाँ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके ये जो मुखिया है मोहसिन नकवी, इनकी गलती है, माफी मांगे, खेद व्यक्त करें, ट्रॉफी लौटाएं, और या फिर ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो जिसको आप कहते हैं ना, जैसे शतरंज में जैसे आप चेक एंड मेट, शहनमात, तो शहमात पहली चाल में नहीं हो जाती, आपको उसके लिए एक प्लॉट तैयार करना पड़ता है ना। आप 4 तरफ से घेरते हैं, 4 तरफ से घेरने के बाद आप शह और मात का खेल खेलते हैं, तो ये शह और मात का खेल है।
चलिए जी, और मोहसिन नकवी को भी समझ आ ही रहा होगा कि इसमें शह मात होगी कैसे, क्यों अपने आप से बीसीसीआई ने अब ये सब शुरू नहीं कर दिया होगा। उन्हें पता ही है आईसीसी में कौन है भाई, कैसे प्रोसेस होगा, सब उनको समझ आ ही रहा होगा। खैर वो अपना हिसाब किताब लगा रहे होंगे कैसे उनको आगे इसका जवाब देना है। जवाब का इंतजार बीसीसीआई को भी रहेगा और हमको भी रहेगा। जैसे ही पता लगेगा हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। अभी इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।